हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आज हम जेएनयू 2020 के एमएससी ईवीएस एग्जाम के लेक्चर नंबर 2 पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम कंप्लीट सॉल्यूशंस के बारे में फिर से डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग इफ डिटर्मिनेंट ए इज 1 1 1 अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। Then which of the following will correctly represent the value of determinant? Okay, so this is the question. So इसका आंसर होगा हमारा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। दिस विल बी योर आंसर। ओके, बट इसका स्टेप्स हमने पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये जो स्टेप्स है सारे एस्पिरेंट्स आपने पहले भी देखा होगा कि इसको हमने पढ़ाया था। ठीक है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए 1 1 1 अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा बीटा। ठीक है, इसमें रूल क्या था कि आइदर आप एक रो को 1 0 0 में कन्वर्ट करो या एक कॉलम को 1 0 0 इस तरीके से कन्वर्ट करो। ठीक है, ये रूल था, आपने पढ़ा होगा। जिसने भी गलती की है वो ये रूल को नहीं जानता है। ठीक है, तो आप जरूर इस रूल को अच्छे से याद कर लें कि इस तरीके से पहले बनाना होगा, वो भी फर्स्ट वाला, वो भी आपको ये वाला रो ही बनाना है। आप दूसरा रो भी बना सकते हैं, फिर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करके उसको इधर लेके आना होगा। ठीक है, तो यूजिंग दैट रूल इफ वी यूज C2 इक्वल टू C2 माइनस 1, C3 इक्वल टू C3 माइनस 1, तो वहां से आपका ये बन के आ जाएगा 1 0 0 अल्फा बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, बीटा गामा अल्फा माइनस बीटा इंटू गामा, बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म बन के आएगा। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास यहाँ पे 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 0 है तो आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पे कोई भी चीज 0 0 होता है और यहाँ पे कुछ A B C D होता है, तो आपको बस क्या, इसको निकालने के लिए आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा और 1 से उसको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ तो 0 0 है। अब इसको चाहे जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आने वाला है। तो आपको सिर्फ पहले एलिमेंट को देखते हुए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर हम डिटरमिनेंट को कुछ इस तरीके से लेते तो ये 1 इंटू बीटा माइनस अल्फा, बीटा इंटू अल्फा माइनस गामा, माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा, तो वो इस तरीके से बन जाता। नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना था, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। अब एक माइनस साइन कॉमन ले लो, तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस साइन यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे गामा माइनस अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा माइनस गामा दिया है, तो यहाँ पे आप एक फिर से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो दोनों दोनों माइनस साइन फिर से माइनस साइन माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से क्या बन के आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा इंटू अल्फा गामा। तो आप देख सकते हैं दो टर्म यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो आपने फैक्टराइज वाला कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, तो आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन के आएगा, बीटा माइनस गामा। ठीक है, जो कि हमारा प्रूव में आंसर में था। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलतियां की है, तो आप थोड़ा देख लें कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है दोबारा। ठीक है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप ये गलती ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, it is asking three resistors each of value 1 ohm are connected end to end from a triangular shaped network ABC. What is the equivalent resistance between terminal A and B? ये क्वेश्चन है भाई, वेरी सिंपल। ए एंड बी दे रखा है। ठीक है, एक सी पॉइंट यहाँ पे दे रखा है जिसपे 1 ओम इधर कनेक्टेड है, 1 ओम इधर कनेक्टेड है, 1 ओम इधर कनेक्टेड है। तो हम बात करें आर ए सी मतलब ये वाला रेजिस्टेंस, आर सी बी ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो भाव क्या होगा उनका, 2 ओम ऐड कर दो, क्योंकि सीरीज का नियम ही है कि आर प्लस आर हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाता है सीरीज में। ठीक है, सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, तो दो रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। ठीक है, वो दोनों फिर किससे कनेक्टेड है, वो दोनों कनेक्टेड है पैरेलली आपके आर ए बी से, इससे पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है,
तो पैरेलली कनेक्टेड होने की वजह से क्या होगा, फॉर्मूला आपका आर इक्विवेलेंट का, ठीक है, आर ए सी प्लस आर सी बी इंटू आर ए बी अपॉन आर ए सी प्लस आर सी बी प्लस आर ए बी, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या बन के आएगा, 2:3 ओम। ओके, दिस विल बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पता चला, इस क्वेश्चन में आपको ये चीज कंफर्म पता होना चाहिए कि पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में और सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस का क्या होता है, फॉर्मूला इक्विवेलेंट का, ये आपको जानना बहुत जरूरी था। जिसने भी इस क्वेश्चन को देखा होगा तो उसको ये चीज तो कंफर्म पता होगा कि यहाँ पे सीरीज पैरेलल का ही कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये था उसका आंसर, ठीक है, आपका आंसर 2/3 ओम था, ठीक है। Next question is asking the average amount of dissolved salt in a seawater is approximately. This is the question. तो आइए जानते हैं थोड़ा। Salinity generally low at a equatorial and polar latitude. Confirm. It is high at the mid latitude. ये भी confirm है, ठीक है। The average salinity is about 35 parts per thousand, which is about 3.5% of the weight of the seawater due to dissolution of salt, ठीक है। तो बच्चों ने गलती की है, 35% लगा दिया है। 35% नहीं होता है भाई, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड होता है, ठीक है। अब 35 पार्ट्स पर थाउजेंड आप अगर आप लगाओगे तो कितना आंसर आएगा आपका, करके देखें। 35 पर पार्ट्स पर थाउजेंड करके देखते हैं, ठीक है। तो आयो, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। 35/1000 कर लो भाई, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड है, इंटू 100 कर लो भाई 100, कितना कट के आएगा आपका 3.5। 3.5 यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बच्चों ने उसमें भी गलतियां की है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दें कि कैसे निकाला जाता है। ये 35 पार्ट्स पर थाउजेंड दिया था, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा 35% लिख के आए हैं। बहुत बच्चे गलती करते हैं 35% लिख के आते हैं, लेकिन आज कंसेप्ट जान लो क्या होता है। 35 पार्ट्स पर थाउजेंड का अर्थ होता है 35/1000 इंटू 100, दैट इज 3.5%, ठीक है। और बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है इफ द सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, ये भी याद रखो, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज इफ द सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, ओके, दिस इज क्लियर, ओके। The next question is asking arrange the gases in the increasing order in terms of their global warming potential. Okay, so here there are 4 greenhouse gases are given. तो ग्रीन हाउस गैसेस का 4 दिया है, तो हम आइए थोड़ा जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से है। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, सबसे कम 1, ठीक है। फिर आपका मीथेन आता है 25, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें 298, ठीक है। सीएफसी की बात करें 10,900। तो भाई सीएफसी आएगा नंबर सबसे ज्यादा में, ठीक है। तो सीएफसी 1 सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा है उसका, ठीक है। फिर आपका क्या आया, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, दूसरे नंबर पे। फिर आपका आएगा कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड तो लास्ट में आएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। और थर्ड नंबर में आएगा मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है किस तरीके का सीक्वेंस, यहाँ पे दिया है डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस दे रखा है तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे ए, क्योंकि ए सबसे ज्यादा है, ठीक है, ए सबसे ज्यादा है। फिर आपका क्या आता है 1 है, फिर थर्ड है, फिर क्या है आपका सेकंड कौन सा है, NO2, सी है। फिर आपका क्या है वहां पे डी है, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, बी होगा। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए भाई, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन बी, ओके। सो आपका बी ऑप्शन में आंसर था, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों ने गलती की है क्योंकि उनको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का टेबल याद नहीं है, ठीक है। तो इट इज बेटर कि आप, ये सब जनरल नॉलेज है, ये सब एयर पोल्यूशन के लेसन्स हैं, अगर एयर पोल्यूशन के लेसन्स ना पढ़ेंगे तो वो नहीं आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एयर पोल्यूशन। आई ऑलवेज टोल्ड एवरी aspirants, please read the pollution lessons because pollutions are very very important, you have to read them. The question is directly coming from the pollution lessons nowadays, okay. Question is asking a mass of 1 kg fastens to a spring constant of 50 Newton per
meter. The block is pulled to a distance of 10 centimeter from its equilibrium position on a horizontal frictionless surface and allowed to oscillate. The total energy of the block when it is 5 centimeter away from its mean position. ठीक है, it was very easy if you know the concept of the spring and its force and its angular frequency. If you know those things, you can easily answer this. Okay, so let us discuss. The mass is given 1 kg. मास 1 kg दिया है भाई. स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया है? 50 न्यूटन पर मीटर. ठीक है, अगर बात करो ब्लॉक इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका मीनिंग क्या होगा? ये कितना मीटर होगा? 0.1 मीटर. ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? ओमेगा नहीं दिया है भाई. फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन मास. तो लगा लो तो कितना आएगा? 7.07 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 10/100 cos 7.07 t. ठीक है, ये आपका इक्वेशन बनेगा. ठीक है, लेकिन हमको निकालना है क्या? टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी है, तो उसी को निकालना है. तो टोटल एनर्जी निकालेंगे तो क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, और के कितना दे रखा है? 50, और x दे रखा है कितना? 0.1. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा? 0.2500. दिस विल बी योर आंसर. तो आपका आंसर दिया हुआ था यहाँ पे 2.2500. ठीक है, ये दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम द स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट का, ठीक है, काम है, स्प्रिंग कांस्टेंट का काम है. ठीक है, तो इसको भी याद करें. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब इसको पढ़ें दोबारा इस क्वेश्चन को ठीक से. ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस अमूमन आपके बेसिक +2 साइंस से होते हैं. ठीक है, तो जेएनयू एनवायरमेंटल साइंस इज बेसिकली फोकस्ड ऑन दी how your concept is built up on the NCERT of +2, 11th and 12th subjects of physics, chemistry, maths and bio. तो ये चारों बुक्स तो आपको कवर करने ही हैं, बिना उसके ये सब निकलना मुश्किल है. ठीक है, तो सारे एस्पिरेंट्स प्लीज फोकस करें, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें और अच्छे से ध्यान दें. वी विल कमिंग इनटू द लेक्चर सीरीज आल्सो. हम बहुत ही जल्द नए लेक्चर सीरीज बनाने वाले हैं, लेकिन आप फिर भी एनसीईआरटी पे फोकस जरूर करें. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग a pot filled with a hot food cools from 94 degrees Celsius to 86 degree in 2 minutes when the room temperature is 20 degrees Celsius. The time taken for the food to cool from 71 to 69 degree for the same room temperature will be. Okay, very very interesting question. This question is from the thermodynamics, लेकिन थोड़ा डिटेल पूछा है. कहाँ से? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के फॉर्मूले से पूछा है भाई, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के फॉर्मूले से. ठीक है, तो बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता क्या है? ठीक है, डेल्टा टेम्परेचर अपॉन डेल्टा टाइम इक्वल टू -km into s. ओके, दिस इज द फॉर्मूला इनटू टी एवरेज माइनस टीएस. ठीक है, तो आइए चलते हैं इस फॉर्मूले का यूज करते हैं. इसको कैसे यूज किया जाए? ठीक है भाई, टाइम दे रखा है चेंज 2 मिनट. ठीक है, और टीएस कितना दे रखा है आपका? टीएस, ठीक है, टीएस दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर. ठीक है, एवरेज निकालना है जी. एवरेज निकालोगे तो टी एवरेज कितना होगा? 94 + 86/2, इट इज 90 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और डेल्टा टी अगर बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 8. ठीक है, तो अगर फॉर्मूले में पुट कर दो तो वैल्यू कितनी आ रही है? -k/ms की वैल्यू dt अपॉन स्मॉल dt टी एवरेज माइनस टीएस. तो फाइनल आएगा 0.05714. ठीक है, ये बन के आएगा. ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है क्वेश्चन. ठीक है, ये वेरिएबल नहीं दिया हुआ था, ये वेरिएबल आपको निकालना था. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, अब वो नेक्स्ट में पूछ रहा है कि टाइम टेकन फॉर द फूड टू कूल फ्रॉम 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस. भाई सेम फॉर्मूला लगाओ, दोबारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में सेम फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा. अब तो आपके पास -k/ms भी है. ठीक है, अब उस फॉर्मूले को डाल दो भाई. उस फॉर्मूले को अगर डालेंगे यहाँ पे केस 2 में तो क्या बनेगा? 2/ΔT. ये भाई ये 2 कहाँ से आया फिर पूछोगे? यार 71 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, -69 डिग्री सेल्सियस करो ना सेकंड में, क्या होगा? 2 डिग्री सेल्सियस होगा. ठीक है, डेल्टा टी
यही तो निकाले हो, ठीक है। एवरेज लोगे तो कितना होगा 71 प्लस 69 अपॉन 2, ठीक है, कितना होगा 70, ठीक है, टी एवरेज टी एवीजी, ठीक है। अब टी एस तो भाई वही है 20 मिनट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात चल रही है, तो रूम टेम्परेचर से माइनस किया और पूरा फॉर्मूले में डाला। अब तो पूरा फॉर्मूला डाल रहे हो तो कितना हो रहा है 2 अपॉन डी टी इक्वल टू 0.05714, जो कि के अपॉन एम एस की वैल्यू थी, माइनस के अपॉन एम एस की वैल्यू थी, इंटू 50, ठीक है। तो डी टी की वैल्यू आ गई, कितना आई 42 सेकेंड्स, ठीक है। कितना आया था 0.7 मिनट, जिसको 60 से मल्टीप्लाई करते तो 42 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा, लेकिन आपको फिर से फोकस करना जरूरी है किस चीज पे। आई ऑलवेज टेलिंग एनसीईआरटी फिजिक्स, एनसीईआरटी केमिस्ट्री एंड एनसीईआरटी बायोलॉजी एंड एनसीईआरटी मैथ्स, दे आर द बाइबल, ठीक है। आपको जेएनयू का एनवायरमेंटल साइंस का एग्जाम क्लियर करना है तो आप इनको जरूर पढ़ें, आपका कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा, आपका एंट्रेंस भी क्लियर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसको पढ़ें।